हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज मैं आपको ड्यू, सोल, एनसीवैब तीनों का बीए प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 3 पार्ट 1 प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगी। विशाल कुमार गुप्ता द्वारा ये लिखा गया है। प्रस्तावना। प्रत्येक आधुनिक राज्य में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रत्येक संगठित समाज में कुछ नियम कानून अवश्य होते हैं। सरकार के कानून निर्माण करने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। आधुनिक समाज की बढ़ती जटिलता के परिणाम स्वरूप विधायिका पर सामाजिक हित के लिए कानून निर्माण के कार्य का बोझ बढ़ गया है। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो कानून को कार्यान्वित करती है। यह सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना जरूरी है, अन्यथा आम लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं रहता। न्यायपालिका का कार्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मौजूदा कानूनों के आधार पर निर्णय देना है। न्यायपालिका समाज में न्याय की अभिरक्षक है। आदिकाल और मध्यकालीन राज्यों में इन कार्यों के मध्य कोई अंतर नहीं रह गया था। तब राजा संप्रभु और सर्वोच्च विधि निर्माता कार्यपालिका का प्रधान तथा न्याय का स्रोत होता था। समय के साथ जैसे जैसे समाज विकसित और परिवर्तित होता गया, कार्यों के विशिष्टीकरण तथा विभाजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। राजा विभिन्न संस्थाओं को अपने अधिकार सौंपने लगे, अतः सत्ता का त्रिविभाजन अस्तित्व में आया। यह राज्य के बढ़ते जटिल कार्यों को सरलता और सहजता से परिपूर्ण करने का साधन है। उद्देश्य: प्रधानमंत्री। संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसकी मुख्य विशेषता है सरकार का उत्तरदायित्व, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान के प्रति और लोगों के प्रति निरंतर बना रहता है। इस व्यवस्था में 2 कार्यकारी मुखिया होते हैं। पहला नाममात्र या औपचारिक अथवा संवैधानिक, जो राष्ट्रपति है, यानी नाम मात्र का राष्ट्रपति, और दूसरा वास्तविक, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान, या यूँ कहें कि नाम मात्र कार्यकारिणी प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र के लिए होता है। उनका मतलब कार्यपालिका का समस्त कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जो कार्यपालिका का कार्य है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किंतु राष्ट्रपति के नाम से किए गए निर्णय वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के ही निर्णय होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्रधान की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख, संसद का नेता, देश का नेता, दल का नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक स्वरूप होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की धुरी का केंद्र बिंदु है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मात्र 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दूसरी बार अनुच्छेद 75
के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे, विचार से। तीसरा, अनुच्छेद 78 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वह संघ के कार्यों का प्रशासन और विधायी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। संघ के कार्यों का प्रशासन और विधायी प्रस्तावों संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे उसको दें और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखेगा। उप प्रधानमंत्री। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रधानमंत्री का पद है उसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, किंतु व्यावहारिक राजनीति में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उप प्रधानमंत्री चुने जाने वाला व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के समान होता है। अब तक कई उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, VIP, चौधरी देवीलाल 2 बार और लाल कृष्ण आडवाणी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। पिछले 7 दशकों के भारतीय राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री की भूमिका प्रमुख रही है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव है। अनुच्छेद 75 केवल यही उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 यही उल्लेखित करता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब देश में आम चुनावों का गठन होता है तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इस स्थिति में राष्ट्रपति वैयक्तिक विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग उस स्थिति में करता है जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उदाहरण स्वरूप सन 1989 में जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रीय मोर्चे के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। फिर 1991 में नरसिम्हा राव को, 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के वैयक्तिक विवेकाधिकार के प्रयोग की एक और स्थिति है जब प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, यानी कि अचानक से मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तब उसका कोई बेटा वगैरह या ना हो तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति और योग्यता के संदर्भ में संविधान मौन है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है तथा यदि वह नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वह सभी योग्यता होनी अनिवार्य है जो भारत के संविधान में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 75 के 4 खंड के अनुसार प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल।
संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसे पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, बशर्ते जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक कि वह पद पर बना रहेगा। लोकसभा में अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। 10 जुलाई 1979 को लोकसभा के विरोधी दल के नेता यशवंत राव चट्टान ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मतदान से पहले ही प्रधानमंत्री देसाई ने 15 जुलाई 1979 को त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जनता दल के कई सदस्यों ने दल की सदस्यता त्याग दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो संसदीय शासन है उसमें कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति उसे इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि उसे प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करते हुए लॉर्ड मार्ले ने लिखा है कि प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम और मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। वहीं जैनिक्स उनकी तुलना सूर्य से करते हुए लिखते हैं कि वह सूर्य के समान है, जिसके इर्द गिर्द ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सत्ता तथा उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रशासन में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसे इतनी शक्तियाँ प्राप्त हों। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है। मंत्रिपरिषद का गठन। संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। व्यावहारिक तौर पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है और वह मंत्रिपरिषद में किसी को भी ले सकता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करते हुए देश के भिन्न भिन्न भागों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक जातियों आदि को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करता है। विभागों का वितरण। प्रधानमंत्री न केवल अपने साथियों को चुनता है बल्कि मंत्रियों के विभागों का वितरण भी करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। विभागों में परिवर्तन या फेरबदल करना कई बार प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और दल में उसके स्थान पर निर्भर करता है। संसद के संदर्भ में ब्रिटेन की भांति भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा निचले सदन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का आदेश देता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है तथा सरकार की नीतियों का बचाव, विरोधी दल की आलोचनाओं का उत्तर देता है। वह अपने दल के सदस्यों को व्हिप सचेतक द्वारा आदेश तथा निर्देश भेजता है तथा उन पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है, यानी कि कैबिनेट। विभिन्न विभागों के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रधान होने के नाते महत्वपूर्ण कार्य करता है।
राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति का सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लगभग हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं और उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं और उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को किसी प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो तो वह किसी और मंत्री से बात ना करके सीधा प्रधानमंत्री से ही बात कर सकते हैं। राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्र का नेता। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण। प्रधानमंत्री तथा आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। कितनी? 3 प्रकार की, 352, 356 और 360। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है, यानी कि प्रधानमंत्री से पूछ ली। जैसे अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय और 26 जून 1975 को आंतरिक व्यवस्था खराब होने पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पे ही, है ना, यानी कि हर चीज़ प्रधानमंत्री के कहने पे करते हैं राष्ट्रपति। इसी प्रकार 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही लगाया जाता है। जो प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है वो प्रधानमंत्री से पूछ के लगता है और उस किसके अंतर्गत लगता है? 356, अनुच्छेद 356 से लगता है राष्ट्रपति शासन और 352 से लगता है आपातकाल की घोषणा। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं यदि मंत्रिमंडल आपातकाल की घोषणा करने की लिखित सलाह देते हैं। विभिन्न आयोग और परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र की अर्थनीति का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। अनुग्रह की शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें लगभग 60 से 17 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: मंत्रिमंडल मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। मंत्रिपरिषद का आकार। व्यापार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 35 से 70 तक रहती है और मंत्रिमंडल में 12 से 25 तक। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, guys. इसका भी पार्ट 2 भी बनेगा प्रधानमंत्री वाले का। ये पार्ट 1 है।